आज हम बात करेंगे आगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन में क्या होता है? सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करते हैं कि सबसे पहले आता है जी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कि सबसे पहले आता है कि जोन सा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जोन सा है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो 99% हिस्सा जोन सा है वो क्या बनता है? 99% हिस्सा क्या बनता है? सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स का बनता है। ठीक है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार जो सी है वो 99% है। ठीक है ना। और आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि H2O और CO2, यानी कि H2O प्लस CO2 जो से हैं ये दोनों, इन दोनों की मिकदार जो सी है वो 1% भी नहीं है। ठीक है ना, पीछे हम पढ़ कर रहे हैं वो मुझे याद नहीं रहा, अब 0.001 है और इसकी 0.03 मिकदार है। ठीक है ना, ये दोनों जोन से हैं ये 1% भी नहीं बनाते इन्वायरमेंट का, लेकिन फिर भी ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की ये वाली मिकदार जो सी है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड की ये वाली मिकदार जो सी है, ये वाली जब इंक्रीज़ कर जाती है, यानी कि ये जो सी है ये इंक्रीज़ नॉर्मल कंडीशन यानी कि नॉर्मल क्वांटिटी से बढ़ जाती है, नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो नॉर्मल से जैसे ये इंक्रीज़ होगी बढ़ेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग जो सी होगी वो बन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो सी है वो बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। या अब अभी आप आगे पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ कर आए हुए हैं और ये ऐसा हो भी चुका है। ठीक है ना, पिछले कुछ सालों में 60 साल के दौरान हमारी आबादी में इजाफा हुआ। आबादी में इजाफा होने की वजह से क्या हुआ है कि हमने रोज़गार की फरहमी के लिए, आबादी में इजाफा होने की वजह से हमने रोज़गार देने के लिए लोगों को फैक्ट्रियाँ खोली हैं, इंडस्ट्रीज़ खोली हैं। इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रियाँ खोलने की वजह से वहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट हुआ। पोल्यूशन क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार नॉर्मल कंडीशन से बढ़ गई है। नॉर्मल कंडीशन से जैसे ही बढ़ी है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सा है वो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन लेयर की डिस्ट्रॉय, ओजोन लेयर जो सी है वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम जा रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम जा रहे हैं कि COX जो सा है और NOx, पीछे हम पढ़ कर रहे हैं ना पोल्यूटेंट्स के बारे में, NOx और COX और फिर उसके बाद यहाँ पर SOX, ये 3 पॉल्यूटेंट्स हमने पीछे पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि NOx ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड की मजीद ऑक्सीडेशन करोगे तो NO2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से CO है कार्बन मोनोऑक्साइड की मजीद ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब हम उसके बाद आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो सा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो सा है ये कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन जो सा हम पीछे पढ़ कर आए कंबस्शन के बारे में, वो कंबस्शन जो सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, वो वाली बातें बता रहा हूँ कि ये कंबस्शन से प्रोड्यूस हो रही है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पेट्रोलियम प्लस कोल प्लस नेचुरल गैस, पेट्रोलियम से भी कोल से भी, ये जो उनसे कंबस्शन होती है, कंबस्शन इन 3 चीज़ों से होती है। कंबस्शन पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस प्लस कोल, इन 3 चीज़ों से क्या हो रही है, ये कंबस्शन हो रही है। नेचुरल गैस हम किसे कहते हैं? ये होती है CH4। ठीक है ना, CH4 होती है। फिर उसके बाद ये नेचुरल गैस जो सी होती है CH4 होती है। ठीक है, जो उनसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन के दौरान पैदा होती है। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये 3 चीज़ें जो सी हैं ये कंबस्शन में इस्तेमाल हो रही हैं। कंबस्शन फॉसिल फ्यूल्स जो से हैं ये 3 हैं जो उनसे ज़मीन से निकाले जा रहे हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। नेचुरल गैस कौन सी? मीथेन। इन फ्यूल्स की कंबस्शन जो सी है, कंबस्शन के दौरान क्या पैदा हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। ठीक है ना, कैसे पैदा हो रही है? ये देखिए, पीछे हम पढ़कर भी आए हैं कि मीथेन जो सा है ये नेचुरल गैस है। जब ये O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CO2, फिर प्लस, फिर H2O, फिर प्लस, फिर हीट खारिज होती है और इस हीट को हम
घरों में, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं एज अ कुकिंग। अब ये देखें यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन भी एक ही एक, ठीक है ना। हाइड्रोजन 4 के एटम्स है, उधर उधर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 हैं, इधर 4 हैं। तो इधर हम क्या लगा देंगे, इधर हम 2 लगा देंगे ताकि 2 से मल्टीप्लाई हो और 4 बन जाए, ठीक है ना। 2 दूनी 4। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे कहते हैं जी हम यहाँ पर 4 नहीं लगाते, हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 लगा देते हैं ताकि ये देखिए यहाँ H4 नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपने भला क्या करना है, H2O लिखना है और उसके साथ क्या लगा देना है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स लगा देने, 2 दूनी 4। अब ये 4 बन चुका है, 2 दूनी 4। अब ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी बन चुके हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स उधर भी बन चुके हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स उधर भी हैं। अब ये देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स एक है, जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे, यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इधर, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले और 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले। तो इसी वजह से यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे ताकि 2 से मल्टीप्लाई और 4 ऑक्सीजन के एटम्स बन जाए, ठीक है ना। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन से भी प्रोड्यूस हो रही है। वोल्केनिक इरप्शन यानी कि आतिशफिशा पहाड़ों का फटना। वोल्केनिक इरप्शन ये ज़्यादातर जापान में होता है। ये वोल्केनिक इरप्शन जो सी होती है ये ज़्यादातर जापान में होती है, ठीक है ना। आतिशफिशा पहाड़ों का फटना होता है, ये जापान में होता है ये वाला प्रोसेस। और फिर उसके बाद आगे आगे हम बात करते हैं इसकी डीके एंड बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के बारे में। डीके एंड बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के बारे में, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के बारे में, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के बारे में, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये ज़्यादातर आतिशफिशा पहाड़ों का फटना, आतिशफिशाई पहाड़ जो उनसे होते हैं जिसमें से लावा निकलता है, लावा, वो आतिशफिशा पहाड़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लावा खारिज करते हैं। उस दौरान जो उनसी होती है बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब एक लावा फूटता है ना, जब एक वोल्केनो जो सा है वो इरप्ट होता है, जैसे ही वो इरप्ट होता है तो उस दौरान हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर वो है, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर मीथेन गैस जोन सी है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगी जोन सी आसमान में है, जोन सी एटमॉस्फेयर में है, तो उस दौरान CO2 काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनता है। ये जापान में होता है ज़्यादातर ये वाला प्रोसेस, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं डीके एंड बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के बारे में। डीके एंड बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के बारे में कि डेड बॉडी एंड प्लांट के जो उनसे डीके होती है, डीके एंड डीकम्पोजिशन, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन जो उनसी होती है ये डेड बॉडी में होती है एंड प्लांट्स में होती है, मुर्दा पौधों और मुर्दा बॉडी में। डेड बॉडी जो उनसे मर चुके हैं जानवर उसके अंदर होती है, एंड और किस में होती है, और प्लांट में होती है। इन 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिकदार में डीके होती है। डेड बॉडी में आपको पता है कि जो उनसे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना शुरू कर देते हैं बॉडी को अंदर से ही, तो अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है ना। वो गैसेस जो उनसी होती हैं, एक वो वाली गैस, ठीक है ना। प्लांट जो उनसा होता है उसकी डीकम्पोजिशन होती है, तो उस दौरान भी कार्बन के कंपाउंड्स जो उनसे हैं उस दौरान जो उनसे उसमें इन दोनों बॉडीज़ में आपको पता है ना कि जो उनसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, जो उनसे अल्लाह ताला ने बनाई हैं बॉडीज़, चाहे वो जानवरों की हो चाहे वो पौधों की हो। कार्बन जो उनसा हो, कार्बन के कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जैसे ही कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट हैं तो कार्बन जैसे डिकम्पोज होगा, कार्बन के कंपाउंड जैसे ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान कार्बन जो उनसा होगा, कार्बन के कंपाउंड जैसे डिकम्पोज हो जाएंगे तो इस दौरान ये जो सा कार्बन होगा ना, ये वाला कार्बन जो सा कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड में से जो सा कार्बन होगा वो जो सा एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। जैसे ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना क्या देगा, CO2 और CO, ये दोनों गैसेस बनेंगी, ठीक है। ज़्यादा ठीक है ना। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ, लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तो उस दौरान कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, ठीक है ना। फॉरेस्ट फायर्स कि फॉरेस्ट फायर के दौरान भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आग लगती है और आग की वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में आग पैदा होती है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग जो उनसी होती है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट को खारिज करती है
उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इरप्शन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती रहती है, ठीक है ना। और फिर बर्निंग ऑफ वुड, वही ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप लकड़ी को जलाओगे, लकड़ी के अंदर जो उनसे कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। आपको पता है ना कि लकड़ी है, लकड़ी में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज जो सा होता है उसमें जो सा कार्बन है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। सेलुलोज जो सा कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है ना। कार्बन क्या होता है, कार्बन जो सा होता है, कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका। कार्बन क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जब ये कार्बन जो सा है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो ये क्या बना देगा, तो ये क्या बना देगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और जब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी तब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि रिस्पायरेशन जो सा है उस दौरान क्या होता है। रिस्पायरेशन जो सा होता है, रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि हम सांस लेते दौरान सेल के अंदर, रिस्पायरेशन जो सा होता है ये सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस होता है। सेल के अंदर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा खाना जब जो सा हम खाते हैं उस खाने में अगर ग्लूकोज आ जाए, C6H12O6 आ जाए, तो हम उस खाने में ऑक्सीजन की जोन सी हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, जोन सी हम इनहेल कर रहे हैं, जोन सी हम पौधों से ले रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर रिएक्शन हुआ तो CO2 बना और प्लस H2O, फिर प्लस एनर्जी खारिज हुई, ठीक है, एनर्जी भी खारिज होगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा। क्यों 6 है, क्योंकि ठीक है ना ये हमने ये इक्वेशन को बैलेंस किया, ठीक है ना। ये हमारे सेल्स के अंदर हमारे अगर खुराक में ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड जोन सी है वो बाहर निकल जाती है हमारे सांस के थ्रू, ठीक है ना, सांस के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। और जोन सी रह गया H2O, ये एनर्जी जोन सी है, ये हमारा सेल जोन सा है, हमारे ATP मॉलिक्यूल्स, ATP जोन से हैं, ATP की सूरत में, ATP मॉलिक्यूल्स की सूरत में हमारा जो सा सेल है वो एनर्जी को इस्तेमाल करता है, और एनर्जी जोन सी होती है वो हमारे पट्ठों तक, मसल्स तक लेकर जाता है। सेल्स जोन से होते हैं पट्ठों को, हमारे हाथ पाँव को चलाने के लिए, हमारे जिस्म को हरकत देने के लिए ATP मॉलिक्यूल्स में मौजूद स्टोर एनर्जी जोन सी है वो ज़िम्मेदार है, ठीक है ना। ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और इस एनर्जी के स्टोरेज की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई हैवी काम कर रहे होते हैं, या फिर जब हम चल फिर रहे होते हैं, या फिर जब हम बोल रहे होते हैं, तब जाकर ये एनर्जी जो सी है वो स्टोर से रीयूज़ हो जाती है, यानी कि यूज़ कर लेता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो सी है ये इनहेल हुई है। फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि ब्लड जो सा होता है, ब्लड हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। ब्लड जो सा है, ब्लड के अंदर क्या होती है, हेमोग्लोबिन होती है। हेमोग्लोबिन जो सी होती है वो होती है हेमोग्लोबिन क्या होती है, जो ऑक्सीजन फ्राहम करता है। हेमोग्लोबिन जो सा होता है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को फ्राहम करता है जिस्म को, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो सी है ये हेमोग्लोबिन आना हो तो ऑक्सीजन को हम हासिल भी नहीं कर सकते। जब हम ऑक्सीजन को हासिल नहीं कर सकते तो हम ATP के अंदर एनर्जी को स्टोरेज भी नहीं कर सकते। जब हम ATP की सूरत में एनर्जी को स्टोरेज नहीं कर सकते तो हम अपनी बॉडी को चला भी नहीं सकते, यानी कि हम मर सकते हैं। हेमोग्लोबिन का बहुत अहम किरदार है, ऑक्सीजन को फ्राहम करता है पूरे जिस्म के अंदर। ब्लड है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपका लेता है। और फिर ब्लड जो सा होता है, हमें पता है आपको, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो इस तरीके से ब्लड ऑक्सीजन को जो कि हेमोग्लोबिन के साथ चिपकी हुई है वो ब्लड के थ्रू पूरे जिस्म तक पहुंचती जाती है। और इस तरीके से हमारा जिस्म जो सा है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ता रहता है और एनर्जी को इस्तेमाल करता रहता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं ऑक्सीजन
अगर लिमिटेड हो, फॉर एग्जांपल ये जोन सी ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन जोन सी है वो लिमिटेड है, ठीक है ना, जोन सी ऑक्सीजन है वो लिमिटेड है। लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब क्या बनता है हमें पता है, लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगी। जब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी ना तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, बहुत ही कम होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जौन सा है कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। ये जौन सा काम है ये कार इंजन्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। कार इंजन में ये वाला ऑक्सीजन की मिकदार जो सी है बहुत ही कम इस्तेमाल होती है और इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत बड़ी मिकदार बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो से कार के इंजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्रिएट कर रहे हैं और ये एक जहरीली गैस है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है, हम साइलेंट क्लियर भी कहते हैं। ये हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो सा रेड है, ब्लड, ये ब्लड का खून जो सा है, ब्लड का कलर जो सा वो रेड है। रेड कलर कौन दे रहा है? रेड कलर दे रहा है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या दे रहा है? वो रेड कलर दे रहा है। हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है? वो रेड कलर दे रहा है। हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है? वो रेड कलर दे रहा है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है, जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है। अब हम थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होती है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होती है वो एक नेचुरल बैलेंस गैस है। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे ही पौधा जो सा है वो सांस लेता है, जैसे ही पौधा जो सा है वो सांस लेता है, नेचुरल गैस है, एक नेचुरल बैलेंस गैस है। जैसे ही पौधा जो सा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि ऑक्सीजन को जज़ब करता है और मैं कह रहा क्या चाह रहा हूँ कि जब हम ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं तो पौधा उसी वक्त क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है और ऑक्सीजन को पैदा करता है। और इस तरीके से यानी कि जो सा मैन है और ट्री है, ट्री जो सा है, ट्री ये वाला ट्री ये क्या करता है, ये हमें क्या देता है? ये हमें ऑक्सीजन देता है और हम इसे क्या देते हैं? हम इसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो सा प्रोसेस है ये चलता रहता है। लेकिन जौन से हमारी कारस्तानी है, हमारे कारखाने जौन से वो बढ़ रहे हैं, हमारे कारखाने बढ़ने की वजह से कारखाने बढ़ रहे हैं। मज़दूरों यानी कि घर वगैरह चलाने के, लोगों के घर चलाने के लिए हमने कारखाने बनाया। कारखाने बनाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत है। मज़दूर जो उनसे वहाँ पर जाकर काम करते हैं, अपने घर चलाते हैं, ठीक है ना। उस दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज प्रोड्यूस होती है। आबादी में इजाफे से ज़्यादा कारखाने पैदा होंगे ना, ज़्यादा कारखाने बनेंगे। ज़्यादा कारखानों की वजह से वहाँ पर जो सी वेस्ट है, जो से कारखानों से निकलने वाली वेस्ट धुएं की सूरत में, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल रही है। तो इस तरीके से हमारी जो सा ये है, ये नेचुरल बैलेंस जो सा है ये बिगड़ जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों में एक डिसबैलेंस आ जाता है कि जिसमें ये अब इन डिसबैलेंस को दोबारा से बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ट्री लगाते हैं। ट्री जोन से हैं वो बहुत ज़्यादा, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कर देते हैं ताकि ट्री जोन से हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते जाएँ। ऑक्सीजन कह रहा हूँ, ट्री जोन से हैं, ट्री क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, ट्री जोन से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जोन से होगी वो ट्री जैसे जज़ब कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जोन सी होगी वो कम होते क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी ऑक्सीजन।